अच्छा, तो मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए तीनों इन्वॉल्व होते हैं किसमें? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स में। किस तरह इन्वॉल्व होते हैं इसकी डिटेल हमने नहीं जाननी कि क्या होता है क्या नहीं होता, बस हमें ये पता होना चाहिए कि ये तीनों इन्वॉल्व होते हैं। मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं, जितने भी हमारे बॉडी में प्रोटीन्स होते हैं। इसके बाद क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स बेसिकली स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सेल न्यूक्लियस के अंदर पड़े होते हैं। क्रोमेटिन जो है वो डीएनए होता है, बेसिकली डीएनए की फॉर्मेशन होती है पहले। डीएनए एक लॉन्ग थ्रेड होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि पूरा का पूरा रैप्ड होता है क्रोमोसोम के फॉर्म में। तो क्रोमोसोम के बनने के बाद किस तरह से हो जाता है डीएनए के क्रोमोसोम्स, इस ये शक्ल होती है क्रोमोसोम्स की। इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ कंडेंस्ड डीएनए और साथ में एक प्रोटीन होता है जिसको हिस्टोन्स कहते हैं। इसके सेंटर में ये जो सराउंड से स्ट्रक्चर, इसको सेंट्रोमेयर कहते हैं। सेंट्रोमेयर के साथ जो है क्रोमोसोम की आर्म्स लगी होती हैं, दो आर्म्स अबव होती हैं, दो आर्म्स नीचे होती हैं। ये बेसिकली इस तरह से नजर आ रहा होता है। और ये जो आर्म्स होती हैं ये एक दूसरे की बिल्कुल डुप्लीकेट कॉपीज होती हैं, बिल्कुल सेम होती हैं हर चीज में, और एक ही तरह का जेनेटिक मटेरियल इन दोनों के ऊपर लगा होता है। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? बेसिकली स्ट्रक्चर्स होते हैं इन विच डीएनए इज कंडेंस्ड। डीएनए इनके अंदर कंडेंस्ड फॉर्म में होता है। मैन के अंदर 46 इस तरह के क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, या ये तो दो दो इसमें लगे में बेसिकली। तो एक क्रोमोसोम के अंदर एक सेंट्रोमेयर होता है और एक आर्म ऊपर होती है, एक आर्म नीचे होती है, और वैसे 46 क्रोमोसोम्स हमारे पास मौजूद होते हैं। मैन में, फ्रॉग में 26 क्रोमोसोम्स होते हैं। चिंपैंजी के अंदर 48 क्रोमोसोम्स होते हैं। अनियन के अंदर 16 क्रोमोसोम्स होते हैं। फ्रूट फ्लाई के अंदर 8 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये सारे के सारे क्रोमोसोम्स हैं जो आपके पास अवेलेबल होते हैं अलग अलग नंबर्स में, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया को बेसिकली, माइटोकॉन्ड्रिया पहली बात तो यूकैरियोटिक सेल्स में ही सिर्फ मौजूद होता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता। ये एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब ये अपने ही जैसा एक और बना सकता है, अपने ही जैसा एक और माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है। क्यों बना सकता है? क्योंकि इसके अंदर जो है ये कैपेबिलिटी होती है कि वो रेप्लिकेट कर सके, एक से दो में डिवाइड हो सके। ठीक है, इसके अंदर क्या 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 चीजें होती हैं? सबसे पहले तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आउटर मेम्ब्रेन है इसकी, और ये इनर मेम्ब्रेन है। देखें, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में अच्छा खासा डिफरेंस होता है। इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है जबकि आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होते हैं। जो ये स्मूथ आउटर मेम्ब्रेन है इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है जो कि इनर मेम्ब्रेन को फॉर्म कर रहा होता है। आउटर मेम्ब्रेन के बाद जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो पूरी फोल्डेड होती है, और ये जो फोल्ड्स होते हैं इसको इसको कहते हैं क्रिस्टे। इन फोल्ड्स का बाकायदा नाम होता है जिसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टे, CRISTE। ठीक है, और ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये आपको देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ है। इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर राइबोसोम्स रखे होते हैं। इन्हीं राइबोसोम्स की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक कैपेबिलिटी होती है कि वो रेप्लिकेट कर सकते हैं, क्योंकि राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, और वही प्रोटीन जो है उसके अंदर ये सलाहियत होती है प्रोटीन के अंदर कि वो पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिजम्स भी फॉर्म कर सकता है। लेकिन यहाँ पर ऑर्गेनिज्म तो नहीं, यहाँ पे सिर्फ ऑर्गेनिल की बात हो रही है। ठीक है, जीएनए फॉर्मेशन हो सकती है इसके थ्रू। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में ये जो स्पेस है इसके अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। इनकी एक अच्छी एग्जांपल क्रेब साइकिल है। क्रेब साइकिल एक साइकिल होती है जिसके थ्रू आखिर आखिर में फिर एटीपी बनता है। एटीपी जो है वो एनर्जी होती है। एटीपी एक ऐसी एनर्जी होती है जिसको बॉडी यूटिलाइज कर सकती है, बाकी किसी भी तरह की एनर्जी बॉडी यूटिलाइज नहीं करती। जितनी भी हमारी चीजें होती हैं बॉडी में वो सारी की सारी एटीपी में ही अल्टीमेटली कन्वर्ट होती हैं, भले वो ग्लूकोज हो, फैट हो या प्रोटीन हो, वो आखिर आखिर में एटीपी में कन्वर्ट होता है। फिर एटीपी को बॉडी यूज कर रही होती है। एनर्जी फूड से रिलीज होती है, किन प्रोसेसेस के थ्रू? इन्हीं प्रोसेसेस के थ्रू जो कि यहाँ इनर मेम्ब्रेन में हो रहे होते हैं। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर बेसिकली होता यह है कि आपको पता है हम जो चीज खाते हैं उसके अंदर कार्ब्स होते हैं। कार्ब्स की एक फॉर्म होती है, एक टाइप होती है ग्लूकोज।
तो ग्लूकोज जो है वो बेसिकली जब साइटोप्लाज्म में आता है तो साइटोप्लाज्म के अंदर वो फिर कुछ चीजों में कन्वर्ट होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर वो जो है कुछ चीजों में कन्वर्ट होता है ग्लूकोज, ठीक है, उसको पायरुवेट कहते हैं। फिर वही कंपाउंड जो है वो फिर इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है और यहाँ पे फिर फर्दर जो है उसका मेटाबॉलिज्म होता है। उस फर्दर मेटाबॉलिज्म के बाद अल्टीमेटली बहरहाल एटीपी बनता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एटीपी बन रही है, यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं वो कन्वर्ट होके एटीपी में कन्वर्ट होती हैं और फिर यही एटीपी पूरी बॉडी एज एनर्जी यूज कर रही होती है, ठीक है। एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम फूड बाय दीज प्रोसेसेस, ATP is formed, that's why mitochondria are called powerhouse of cell। इसके बाद थोड़ी ATP के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, ये MCQ में आ सकता है। ATP को हम एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट कहते हैं। ट्राई मतलब तीन, फॉस्फेट मतलब इसके अंदर फॉस्फेट मौजूद है। इसके अंदर तीन फॉस्फेट मौजूद होते हैं। एक ATP 7.3 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी देती है बॉडी को। एक ATP जब ADP में कन्वर्ट होती है, टीपी मतलब तीन फॉस्फेट थे, एटीपी मतलब डाइफॉस्फेट मतलब दो फॉस्फेट रह गए। तो एक फॉस्फेट जब इसमें से निकलता है, बेसिकली क्या निकल रहा है? फॉस्फेट। इसमें से जब एक फॉस्फेट जो है वो निकल रहा है तो वो जो फॉस्फेट का जो बना हुआ था, एक लिंक बना हुआ था इस एटीपी से, वो एनर्जी रिलीज करता है। वो जो एनर्जी रिलीज होती है वो 7.3 किलो कैलोरीज होती है, जो फॉस्फेट के बॉन्ड ब्रेक होने के बाद रिलीज होती है। ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बारे में मैं आपको बता चुकी थी। इसके दो टाइप्स होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते, रफ एंडोप्लाज्मिक के ऊपर राइबोसोम्स लगे होते हैं। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है वो ज्यादातर न्यूक्लियस के साथ अटैच होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही बेसिकली आरएनए भी मौजूद होता है और वही आरएनए फिर हमारे पास आ जाता है साइटोप्लाज्म में, और उन्हीं का एक एसोसिएशन होती है राइबोसोम्स के साथ। तो ये बड़े इंटरलिंक होते हैं आपस में, इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम वो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है जो आपके पास न्यूक्लियस के पास मौजूद होगा, इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होंगे। फंक्शन क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का? पहली बात तो ये सेल को सपोर्ट करते हैं। कोई भी चीज इस तरह से इतनी राउंड शेप में और इतनी ज्यादा भरी भरी नहीं लगती, सही है, उसके अंदर डेफिनेटली कोई ना कोई चीज डली हुई होती है, ठीक है। तो इसी तरह से सेल के का जो मेजरली जो इसको जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है वो रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है। सेल को सपोर्ट कर रहा होता है, ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स की, मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रही होती है, हेल्प कर रहे होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, स्पेशली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, अब देखें ये वाले जो दोनों फंक्शन है ना, ये मेजरली स्मूथ के हैं, और ये वाले जो फंक्शन है ना जो इसके बाद मैंने लिखे हुए हैं दोनों, ये मेजरली कौन से रेक्टिकुलम के हैं? ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के हैं। एक सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, एक स्टोरेज ऑफ प्रोटीन, ठीक है। लेकिन सपोर्ट में रफ भी इन्वॉल्व होता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं, ठीक है। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स, डिटॉक्सिफिकेशन, ट्रांसमिशन, ये जो जितनी भी दोबारा से ये वाले जो ऊपर जो फंक्शंस लिखे हुए हैं, मेटाबॉलिज्म, ट्रांसपोर्ट और ये मेटाबॉलिज्म, डिटॉक्सिफिकेशन और ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, ये मेजरली हमारे पास किसके हैं? ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम स्मूथ वाले एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे मिलकर क्या कर रहे होते हैं? ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं नर्व इम्पल्स की। अब देखिए नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन हमने सेल मेम्ब्रेन में भी पढ़ी है और यहाँ पर भी पढ़ी है, तो ये बात आपकी याद रखनी है। ये दोनों हेल्प कर रही होती हैं, दोनों मिलके काम करती होते हैं, तो फिर नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होती है, ठीक है। इसके बाद है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वैक्यूल बेसिकली जो है वो सेल के अंदर एक जो है एक हिस्सा होता है, जैसे ये सेल है। अब अगर एनिमल सेल की बात की जाए तो उसमें छोटे छोटे फूड वैक्यूल्स होते हैं, और अगर प्लांट सेल की बात की जाए, ये प्लांट सेल है, तो इसके अंदर बहुत बड़ा वैक्यूल होता है, क्योंकि उसको बहुत सारा जो है वो वेस्ट मटेरियल और फूड जो है वो स्टोर करना होता है। तो ये बेसिकली सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ पे फूड और वेस्ट मटेरियल जो है वो सेल का स्टोर हो रहा होता है।
दूसरे होते हैं सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स मैंने आपको ऊपर दिखा दिए थे इस वाली पिक्चर में, यहाँ पर कि, अच्छा यहाँ पर नहीं है, ये आगे हैं। यहाँ पर ये देखें, ये सेंट्रियोल्स हैं। ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में नहीं होते। इनके बारे में आगे देखेंगे। इनका काम बेसिकली जो है वो सेल डिवीजन में होता है, वहीं पर इनकी एग्जीक्यूशन होती है, वहीं पर ये काम कर रहे होते हैं सेल डिवीजन में। ठीक है, इस तरह से ये चल रहा होता है प्रोसेस। इसके बाद है गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस भी सिर्फ और सिर्फ यूकेरियोटिक सेल्स में होते हैं। इस तरह से ये दिख रहे होते हैं। बेसिकली ये होते क्या है, ये जो है स्टैक्स होते हैं, सैक्स के, मतलब जो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके जो इस तरह से कर्व हुए हुए होते हैं। ठीक है बेसिकली ये अंदर से सेक्स, मतलब इनके अंदर एम्प्टी स्पेस है, तो उस एम्प्टी स्पेस में बेसिकली सिक्रीशंस जो है वो बन रही होती हैं, सिक्रीशंस हो रही होती हैं, सिक्रीशन स्टोर हो रही होती है, फॉर्मेशन हो रही होती है। तो ये सेक लाइक जो है स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन स्टैक्स की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। इनकी ये वाला जो फेस है ये सिस फेस है, और ये वाला जो नीचे वाला है ये ट्रांस फेस है। सिस फेस और ट्रांस फेस में क्या फर्क है कि ये इस तरह से इसके अंदर ये वाली जो स्पेस है ना, ये वाली, इसकी वजह से और इसके स्ट्रक्चर के ऐसे होने की वजह से इसको सिस फेस कहते हैं, और ये जो बिल्कुल ये सीधा पड़ा हुआ है इसको हम ट्रांस फेस कहते हैं। ठीक है, इसकी इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। इन्हीं के अंदर सिक्रीशंस बनती हैं और फिर वो वेसिकल्स की फॉर्म में हमारे पास सिक्रीट होती हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स इस तरह के होते हैं जिनमें से सिक्रीशंस निकल रही होती हैं, जैसे कि हमारी माउथ के अंदर सलाइवा की फॉर्मेशन, जैसे कि हमारी आंखों के अंदर टीयर्स की फॉर्मेशन, जैसे कि हमारी स्किन के ऊपर स्वेट। तो बेसिकली जहां जहां से सिक्रीशंस निकल रही होती है ना बॉडी की, वहां वहां पर जो सेल्स मौजूद होते हैं उनके अंदर गोल्जी अपैरेटस ज्यादा होते हैं, क्योंकि गोल्जी अपैरेटस का काम ही सेल की सिक्रीशंस में है। ठीक है, तो ये बात बड़ी सिग्निफिकेंट है जो आपने याद रखनी है। इसके बाद जो है ये भी ट्रांसपोर्टेशन में काम कर रहे होते हैं, प्रोटीन्स की ट्रांसपोर्टेशन और एंजाइम्स की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि डेफिनेटली ये इस तरह से बने हुए हैं, फिर इनके अंदर से वेसिकल निकल रहे हैं, तो इन वेसिकल्स के अंदर ये मटेरियल डाल के भी ये पूरे सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद है इनकी जो है एक और काम, जो कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड दो लफ्जों से मिलकर बना है, ग्लाइको और लिपिड। ग्लाइको जो है बेसिकली कार्बोहाइड्रेट है, और लिपिड जो है बेसिकली लिपिड है। तो दोनों जब मिलके कोई एक नई चीज बनाए तो फिर ग्लाइकोलिपिड होता है। ये हमारे सेल में इसके बहुत सारे जो है वो फंक्शंस होते हैं। तो ग्लाइकोलिपिड जिसको कहते हैं, और ये किस में बनता है, ये गोल्जी अपैरेटस में बनता है। दैट्स इट। इसके बाद है लाइसोसोम। लाइसोसोम दो वर्ड से मिलके बना है, लाइसो और सोम। लाइसो मतलब डिसोल्यूशन, सोम मतलब बॉडी। लाइसोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे सेल के अंदर, सॉरी। तो ये क्या करता है, इसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि ये हर चीज को खत्म कर सके, हर चीज को खा सके बेसिकली। इसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो हर चीज को अपने अंदर डिसोल्यूशन कर देते हैं, हर चीज को अपने अंदर इस तरह से हल कर देते हैं कि वो डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, तो लाइसो का मतलब डिसोल्यूशन और सोम्स मतलब बॉडीज। इनकी ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल नहीं होते ये। इनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स बेसिकली ब्रेकिंग एंजाइम्स होते हैं जो किसी भी कॉम्प्लेक्स बड़ी चीज को छोटी छोटी चीज में कन्वर्ट कर सकें, ब्रेक कर सकें। मेनली इसकी अच्छी एग्जांपल सबसे अच्छी है एसिड फॉस्फेटेज। तो आपके पास बीसीक्यू ये आ सकता है कि एसिड फॉस्फेटेज इज प्रेजेंट इन लाइसोसोम, सही है। दूसरा ये आ सकता है कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स किस ऑर्गेनेल में प्रेजेंट होते हैं, लाइसोसोम्स। ये प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को किसी भी इन्वेडिंग ऑर्गन से। अब मैंने आपको बताया इसके अंदर इतने खतरनाक किस्म के एंजाइम्स पड़े हुए हैं जो किसी भी चीज को खा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर जब भी कोई इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे बैक्टीरिया या फिर जैसे छोटी छोटी और कोई वायरसेस वगैरह, तो इनके अंदर थोड़ी सी कैपेबिलिटी होती है कि वो उस चीज को अपने अंदर लेके डिसोल्यूट करके खत्म कर सके। तो ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स के। ऑटोफेगोसोम, कभी कभी ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर कभी हम बीमार हो गए,
कभी हमें कोई कैंसर हो गया खुदा ना खास्ता, कभी हमारी बॉडी को कोई और बड़ी डिजीज हो गई, हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी हो गई, हमारी बॉडी में जहर फैल गया, तो सेल्स खराब हो जाते हैं डेफिनेटली। लेकिन लाइसोसोम के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वहां पर फिर लाइसोसोम खुद अपनी ही उस सेल के अंदर ही रहकर उस सेल को खा के खत्म कर सकता है। इस चीज को हम कहते हैं ऑटोफेगोसोम्स, जो अपने ही आप को खुद ही जो है वो खत्म कर सके। तो सेल के अंदर रह के उस सेल को जो खराब हो चुका है हमारी बॉडी के अंदर, उसको ये खत्म कर सकते हैं। इनके अंदर ये बड़ी कैपेबिलिटी होती है, और फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, फिर वो खत्म हो जाते हैं सेल्स भी, और ये खुद भी डेफिनेटली इस प्रोसेस में खत्म हो जाते हैं। तो पहला फंक्शन जो है इनका ऑटोफेगी है, सेल्फ ईटिंग। दूसरा फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस बेसिकली सेल के लिए इस्तेमाल हुआ जब इस सेल को खा के खत्म करें। तीसरा है इंट्रासेलुलर डाइजेशन, मतलब सेल के अंदर जितनी भी डाइजेशन होती है वो ये करवा रहे होते हैं। मतलब अगर सेल के अंदर हमें डाइजेस्ट करवानी हो किसी चीज को, सेल के अंदर हमें किसी चीज को हल करना हो, सेल के अंदर हमें किसी चीज को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, किसी मॉलिक्यूल को, किसी कंपाउंड को, तो वो लाइसोसोम करवाएंगे। किसी कंपाउंड को बेसिकली, मॉलिक्यूल नहीं, सॉरी। तो और दूसरा इसका क्या काम है कि ये डीजनरेशन ऑफ सेल्स करवाते हैं, मतलब सेल्स की जहां पर जरूरत नहीं होती वहां पे उनको खत्म कर देते हैं। ठीक है। जिस फंक्शन इनका बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर लाइसोसोम सही से काम ना करे तो बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं जिनको लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस कहते हैं। दैट्स इट। इसके बाद है न्यूक्लिक एसिड्स। अब ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा हम गौर से देखेंगे क्योंकि ये पास पेपर्स में आया हुआ है। अच्छा अच्छा, ये जितने भी थे पीछे जो हमने ऑर्गेनील्स पढ़े, ये सेलुलर ऑर्गेनील्स से, अब इनमें से न्यूक्लियस के अंदर कुछ सामान पड़ा हुआ है। क्या सामान पड़ा हुआ है? डीएनए और आरएनए पड़ा हुआ है। भाई डीएनए क्या होता है और आरएनए क्या होता है? डीएनए बेसिकली एब्रीविएशन है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड की। इसकी एब्रीविएशन है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए किसकी एब्रीविएशन है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। 1962 में दो बंदे थे, वॉटसन एंड क्रिक। इनको नोबेल प्राइज मिला था किस चीज पर? उन्होंने एक बड़ा ही अच्छे तरीके से डीएनए के मॉड्यूल को जो है वो डिस्क्राइब किया था, उसको जो है बताया था कि डीएनए जो है ना हमारी बॉडी में वो इस तरह से पड़ा हुआ है। डीएनए की बहुत सिग्निफिकेंस है हमारी ह्यूमन में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। इनफैक्ट ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी अगर कोई चीज है ना तो हमें इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो इस डीएनए और आरएनए की वजह से। क्यों? क्योंकि ये बेसिस ऑफ लाइफ, बेसिकली सेल कुछ भी नहीं है अगर डीएनए आरएनए ना हो तो। इनके अंदर हमारे पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसमिशन होती है कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि किस तरह से जो चीज़ पेरेंट्स के अंदर होती है वो हमारे अंदर किस तरह से आती है, इसी डीएनए के थ्रू आती है। यही डीएनए है जो हर चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, हर चीज़ को फंक्शन जो है वो मेंटेन रख रहे हैं। न्यूक्लियस जो है वो बॉस होता है सेल का। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो सेल के अंदर जितनी भी प्रोसेसेस होते हैं ना उनको कंट्रोल कर रहा होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या पड़ा है? डीएनए और आरएनए। ये सेल को बताते हैं कि सेल में क्या करना है, क्या नहीं करना, किस तरह से करना है। ये हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसमिट करता है। ठीक है। उसके अलावा ये बहुत सारे प्रोसेसेस की एग्जीक्यूशन में हेल्प करता है। प्रोटीन्स जो भी बनते हैं वो इसी के कहने से बनते हैं कि बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए। ये सारे के सारे जो हैं डीएनए के मेजरली काम होते हैं। डीएनए के बारे में अगर हम देखें सिर्फ, तो ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में मोस्टली। अक्सर यूकैरियोट्स में जो प्रेजेंट होता है ज्यादा ज्यादा अमाउंट में डीएनए होता है। आरएनए भी होता है लेकिन डीएनए ज्यादा अमाउंट में होता है। जबकि आरएनए न्यूक्लियस में भी प्रेजेंट होगा तो न्यूक्लियोलस में प्रेजेंट होगा। ठीक है। न्यूक्लियोलस में आरएनए प्रेजेंट होता है। उसके अलावा साइटोप्लाज्म में ज्यादा ज्यादा अमाउंट में साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया और वायरसेस के अंदर ये ज्यादा मिलता है, यूकैरियोट्स के अंदर ये कम अमाउंट में मिलता है। ठीक है। दूसरा क्या चीज है कि डीएनए जो है हमेशा 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 डबल स्ट्रैंडेड होता है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है ज्यादातर। डीएनए हमेशा डबल स्ट्रैंडेड, आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड ज्यादातर। इसके बाद आ जाते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर के ऊपर। स्ट्रक्चर कैसा होता है डीएनए का?
दो जो है ये चेन्स होती हैं, जैसे आपने एक राउंड जो सीढ़ी होती है, जो एक राउंड स्पाइरल जो होती है लेडर, वो आपने देखी होगी। इसी तरह से डीएनए होता है, ठीक है। उस स्पाइरल लेडर के अंदर जो है वो दो अगर वो लगे हुए हो, जिस जहाँ पर हम हाथ रख के ऊपर जा रहे होते हैं बेसिकली, तो एक स्पाइरल लेडर होती है बेसिकली डीएनए भी। तो ये स्पाइरल लेडर किस तरह से होती है कि इसके अंदर दो जो है स्ट्रिप्स होती हैं यहाँ पर, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। अब हो क्या रहा होता है, पहले ये इस तरह से पड़े होते हैं, ये इस तरह से होती हैं, देखो सीधे। अब इन्हीं को कोई ट्विस्ट कर दे किसी भी तरफ, या तो इस तरफ ट्विस्ट कर दे या फिर इस तरफ ट्विस्ट कर दे, तो ये इस फॉर्म में आ जाएंगी, ठीक है। अब बात यह है कि यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पर ये पड़ा हुआ है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे विजिबल नहीं है, मैं बना देती हूँ, ठीक है। एक जो है वो फास्फोरस बेस पी, पी के साथ क्या लगा हुआ है, ये पेंटोज शुगर, ठीक है। इस पेंटोज शुगर के साथ ये क्या चीज लगी हुई है, दिस इज हमारे पास थायमिन, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे थायमिन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने यहाँ से उठा के यहाँ लग रखा है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर बन गया ना, जिसके अंदर पेंटोस शुगर है, फास्फोरस बेस है और एक ये थायमिन लगा हुआ है, इन तीनों को मिला के हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। अब ये थायमीन, एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन है क्या, टी फॉर थायमीन है, ए फॉर एडेनिन है, जी फॉर गवानीन है, सी फॉर साइटोसिन है। ये चारों के चारों को मिला के हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजनस बेस। ये नाइट्रोजनस बेस है। नाइट्रोजनस बेस के अंदर जो है डिफरेंट डिफरेंट फिर आगे इसकी कैटेगरीज हैं। एक नाइट्रोजनस बेस थायमीन है, एक एडेनिन है, एक गवानीन है और चौथी साइटोसिन है। थायमीन और एडेनिन आपस में पेयर करते हैं और इनके दरमियान दो बॉन्ड्स होते हैं। कितने बॉन्ड्स होते हैं, दो। ये किस तरह, कोई कौन से वाले बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। या आपने केमिस्ट्री के पोर्शन में पढ़ा होगा कि कुछ आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, कुछ जो है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, कुछ कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं जो बेसिकली हाइड्रोजन और उसके दरमियान हाइड्रोजन के दरमियान बन रहे होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन्वॉल्व होते हैं इनमें, ठीक है। एडेनिन और थायमीन के दरमियान दो बॉन्ड्स होते हैं, गवानीन और साइटोसिन के दरमियान तीन बॉन्ड्स होते हैं ऐसे, ठीक है। ये बात थोड़ी याद रखने वाली है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड किस किस चीज से मिलके बना, फास्फोरस यूनिट, फॉस्फेट यूनिट, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस। फिर नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से, थायमीन, एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन। इन चारों में से कोई भी एक होगा, यहाँ पर कोई भी एक होगा, उसको फिर हम क्या कहेंगे कि भाई ये न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब ये आपस में बॉन्ड किस तरह से करते हैं, थायमीन और एडेनिन के बीच में दो बॉन्ड, गवानीन और साइटोसिन के बीच में तीन बॉन्ड्स, ठीक है। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। अब स्ट्रक्चर में आरएनए में क्या डिफरेंट होता है कि आरएनए में बस थायमीन नहीं होता, थायमीन को हम जो है आरएनए में खत्म हो जाता है, थायमीन की जगह आ जाता है यूरेसिल आरएनए में। तो एडेनिन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर यूरेसिल के साथ। वहां एडेनिन किसके साथ बना रहा था, थायमीन के साथ, ठीक है। और गवानीन और साइटोसिन तो वैसे के वैसे ही होंगे। उसके अलावा ये सीन होता है कि आरएनए की टाइप्स होती हैं, डीएनए की कोई टाइप नहीं होती। कौन कौन सी टाइप्स होती हैं आरएनए की, राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए ज्यादातर जो राइबोसोम्स हम पढ़ रहे हैं ना सबसे, उनके साथ इसका काम होता है, ठीक है। उनके साथ मिलकर ये प्रोटीन को डी कोड करते हैं, ठीक है। दूसरे होते हैं मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए जो है वो डीएनए ही बना रहा होता है, डीएनए ही इनको पैदा करता है। और इनका काम क्या होता है कि देखिए, मैसेंजर मैसेंजर क्या करता है, मैसेजेस पहुंचाते हैं ना हमें, तो ये भी ट्रांसपोर्ट करता है इंस्ट्रक्शंस। किसकी इंस्ट्रक्शन, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म, मतलब न्यूक्लियस से लेके जाता है हुक्म
साइटोप्लाज्म तक कि भाई न्यूक्लियस जो है वो ये चाहता है, अब बॉडी में जो है वो ये चीज बनाओ और ये चीज मत बनाओ। तो ये न्यूक्लियस से लेकर जाता है मैसेज साइटोप्लाज्म के अंदर, फिर साइटोप्लाज्म उस न्यूक्लियस के हिसाब से, न्यूक्लियस के हुक्म के हिसाब से आगे काम कर रहा होता है। ठीक है। तीसरा है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए का काम क्या होता है, ये एक गाड़ी की तरह काम करता है। ठीक है। और ये अमाइनो एसिड्स को मैसेंजर आरएनए तक लेकर जाता है। ठीक है। अमाइनो एसिड्स जो है प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। प्रोटीन का जो बेसिक जो ब्लॉक है ना, जिससे प्रोटीन बना है, जैसे दीवार ब्रिक्स से मिलकर बनी है। ठीक है। तो एक ब्रिक जो है बिल्डिंग ब्लॉक है दीवार का, इसी तरह से प्रोटीन्स का बिल्डिंग ब्लॉक होता है अमाइनो एसिड। तो वो अमाइनो एसिड को जो है मैसेंजर आरएनए के पास लेकर जाएगी, मैसेंजर आरएनए को साइटोप्लाज्म में लिया जाएगा, फिर साइटोप्लाज्म के अंदर फिर पूरा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू फिर प्रोटीन्स बनते हैं उनको मिला के। अब दोनों ही ये वाला जो है, इससे ज्यादा काम जो प्रोटीन की सिंथेसिस में होता है, ये जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। और इसके अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होती है ना, दोनों स्ट्रैंड्स के ऊपर नहीं होती, किसी एक स्ट्रैंड के ऊपर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। और जिस स्ट्रैंड के ऊपर जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है उसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। ठीक है। अब इनके नामों में डिफरेंस क्यों आया, ये डीऑक्सी और ये जो है सिर्फ राइबो क्यों, डीऑक्सी का क्या मतलब है। अब बेसिकली मैंने आपको बताया कि इसके अंदर ये पेंटोज शुगर तो है, तो इस पेंटोज शुगर को अगर हम बढ़ा करके देखें यहाँ पर, तो ये आप देख सकते हैं कि ये डीएनए की शुगर है और ये आरएनए की शुगर है। यहाँ देखें ये ऑक्सीजन लगा हुआ है, ये CH2 है। ठीक है। ये CH2 है, ये नीचे हाइड्रोजन, यहाँ OH लगा हुआ है। ठीक है। यहाँ सिर्फ H है, ये बात इंपॉर्टेंट है। ये भी, ये देखिए इन दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम, यहाँ यहाँ CH2, यहाँ CH2, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, ये OH, ये OH, ये H, यहाँ पर भी एक ही H है, ये H, यहाँ पर भी एक H है। लेकिन यहाँ पर देखें, यहाँ पर O लगा हुआ है, लेकिन यहाँ ये O चला गया, तो डी ऑक्सी, O चला गया, वो खत्म हो गया, डी ऑक्सी हो गया ये। तो ये इसके अंदर डी ऑक्सी राइबोस शुगर होती है और इसके अंदर ओ वाली शुगर होती है जिसको हम राइबोस शुगर कहते हैं। इस वजह से इनके नामों का डिफरेंस है। इस तरह से आपने इसमें एग्जाम में इस क्वेश्चन को टैकल करना है, इनको पॉइंट्स में आपने कन्वर्ट करना है, इनको वर्ड्स पूरे पूरे आपने जुमले बनाने हैं इनके। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसको आप जो है सेंटेंसेस में लिख के डीएनए और आरएनए का बहुत जबरदस्त किस्म का आप डिफरेंस लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल। अब सबसे पहले जो है स्ट्रक्चरल डिफरेंस आता है, उसके बाद फूड का डिफरेंस आता है, उसके बाद शेप का डिफरेंस आता है। स्ट्रक्चरल डिफरेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो आउटर मोस्ट शेयर दोनों में, आउटर मोस्ट लेयर दोनों में डिफरेंट होती है। एनिमल सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है आउटर मोस्ट, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है आउटर मोस्ट। ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखें प्लांट सेल इस तरह बनाया हुआ है मैंने, ये एनिमल सेल बनाया हुआ है। प्लांट सेल के ऊपर सबसे पहले क्या है, सेल वॉल, इसके बाद अंदर वाली जो है ये सेल मेम्ब्रेन है, ये वाली सेल मेम्ब्रेन है, और उससे पहले ये एक और मेम्ब्रेन लगी हुई है सेल वॉल, ये वाली। ठीक है। इसके बाद इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो ज्यादा डेंस होता है, ज्यादा बड़ा होता है, ज्यादा अमाउंट में होता है, ज्यादा जेली लाइक होता है, और इसके अंदर बहुत सारे ग्रेन्यूल्स भी होते हैं। ठीक है। और ऑर्गेनील्स भी बहुत अच्छे से इसमें अरेंज हुए होते हैं, हर किसी को बहुत स्पेस मिलती है। यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है वो पूरा का पूरा साइड में पुश हो जाता है, देखिए सिर्फ यहाँ 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 कोनों कोनों में साइटोप्लाज्म है, क्योंकि यहाँ पर बीच में बड़ा सा वैक्यूम पड़ा होता है, जो कि एनिमल सेल में नहीं होता। एनिमल सेल में ये देखिए छोटे छोटे से जो बॉल्स नजर आ रही है ना, ये वाली छोटी छोटी सी, बहुत बड़ी बन गई मुझसे, ये छोटी छोटी वैक्यूम्स होते हैं एनिमल सेल में। प्लांट सेल में एक ही वैक्यूम होता है, बड़ा वैक्यूम। ठीक है। इसके बाद प्लांट सेल के अंदर जो है एक और चीज होती है, प्लास्टिड्स। मैंने आपको बताया था पहले कि प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। एक क्लोरोफिल होता है प्लास्टिड में, एक क्रोमोप्लास्ट होता है। क्लोरोफिल जो है प्लांट्स को ग्रीन कलर देता है, क्रोमोप्लास्ट प्लांट्स को दूसरे कलर्स देता है, रेड, येलो, ऑरेंज कलर, व्हाटएवर।
ठीक है, यहाँ पर जो है प्लास्टिक कोई नहीं प्रेजेंट होता है, यहाँ पर इसकी जगह सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या प्रेजेंट होते हैं? सेंट्रियोल्स। ये आपको नजर आ रहे हैं, ये वाले जो है ये सेंट्रियोल्स है। ठीक है, ये सेंट्रियोल्स की जो है वो काम सेल डिवीजन में होता है। यहाँ पर भी सेल डिवीजन होती है, यहाँ पर सेंट्रियोल्स हर वक्त प्रेजेंट नहीं होते यहाँ पर, जबकि सेंट्रियोल्स हर वक्त आपके पास नजर आएंगे, प्रेजेंट होंगे, हर वक्त रेडी टू डिवाइड होंगी ये। सही है सेल्स। यहाँ पर सेंट्रियोल्स इतने ज्यादा विजिबल नहीं होते। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर एनिमल सेल के अंदर सीलिया मोस्टली प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर सीलिया की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये ज़्यादा मोटाइल नहीं होते, प्लांट्स आर सेसाइल, एक ही जगह प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर जो है मोस्ट ऑफ द टाइम्स मोस्टली सीलिया आर लेस लाइकली प्रेजेंट। ठीक है, इनका जो फूड है वो ग्लाइकोजन है। इनके वैक्यूल्स के अंदर अगर फूड रिजर्व पड़ा होगा तो वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में पड़ा होगा, जबकि प्लांट्स के अंदर जो फूड प्रेजेंट होता है वो स्टार्च की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे ग्लाइकोजन में प्रेजेंट होता है, यहाँ पे स्टार्च की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसके बाद शेप एनिमल सेल गोल भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है। प्लांट सेल ज्यादातर मोस्टली सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल शेप में होता है। ये बात आखिर आखिर में याद रखने वाली है। इसको आप एग्जैक्टली ऐसे लिखेंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे, अगर ज़्यादा सेंटेंसेस के फॉर्म में जो है वो और ज़्यादा थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिखेंगे, वहाँ पे याद ना आ रहे हो पॉइंट्स, तो फिर भी कोई मसला नहीं है। इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, इसको आज ही याद करें। ठीक है, आज ही अपने जो है नोट्स बना लें, ये फाइल आपके साथ ग्रुप पे शेयर हो जाएगी। वहाँ पर जो है आप फिर उसको फर्दर अच्छे से रिवाइज करके इन्हीं को यूज नोट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अपनी भी बना सकते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।